गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका मनोज सर। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ फर्स्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का वीडियो आपको प्रेजेंट कर रहा हूं। और इसके पहले तो मैं बीकॉम ऑनर्स के लिए, बीबीए के लिए बिजनेस मैथ्स पे कई सारे वीडियोस डाल रखा है अपने इस राजिंग ट्यूटोरियल्स के चैनल पे। और मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं जल्दी ही बिजनेस स्टैट्स भी स्टार्ट करता हूं, तो आज से मैं वो काम स्टार्ट कर दे रहा हूं। आप लोग जान रहे होंगे कि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच होता है मैथमेटिक्स का। और जितने भी लार्ज स्केल में हम डेटा को कैलकुलेट, मैनिपुलेट करने की जरूरत पड़ती है, वहां पे हम बिजनेस स्टैट्स का यूज करते हैं। वैसे तो स्टैट्स क्लास 7 से ही है, जो हम लोग डेटा रिप्रेजेंटेशंस वगैरह पढ़ते हैं, डेटा हैंडलिंग, फिर स्टैट्स जिनमें हम लोग बेसिकली मीन, मीडियन, मोड वगैरह बहुत बचपन से ही 7, 8, 9, 10 वगैरह क्लासेस से हर क्लास में, और इनफैक्ट वो पीएचडी तक यूज होता है। रिसर्च वर्क और बड़ा बड़ा डेटा को एनालाइज करने में, ऑर्गेनाइज करने में स्टैट्स का बिल्कुल इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो स्टैट्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैं अभी बीकॉम ऑनर्स और बीबीए को फोकस करते हुए बात कर रहा हूं। तो हम लोग को उसमें 14 चैप्टर्स देखते हैं, जिनमें स्टैटिस्टिक्स एंड ओवरव्यू, जो कि कुछ बुक्स में स्टैटिस्टिक्स वाई एंड वाई, डेटा क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन, measurement of central tendency, measurement of dispersion, skewness, moment and kurtosis, correlation analysis, regression analysis, time series, index number, theory of probability, जिसको introduction of probability भी कहते हैं, binomial distribution, Poisson distribution, normal distribution and decision theory। ये ऑल 14 चैप्टर्स जो मैंने आपको अभी बताया, ये हम लोग एक एक करके डिस्क्राइब मतलब पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ में प्रोबेबिलिटी, जो स्टैट्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वो भी हम लोग बिल्कुल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 11th 12th में भी हमने देखा, दोनों ही क्लासों में, 10th में भी हमने देखा, पहले भी हमने 7th 8th वगैरह में भी देखा है, 9th में भी है, हर क्लास में है, हर बोर्ड में है, सीबीएसई, आईसीएसई सब में है। तो आज चूंकि बेस वही रहता है, कोई भी अगर मैं प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करूंगा तो बेस हमारा वही है, उसके बाद से थोड़ा लेवल डिफरेंट हो जाता है। तो हम देखेंगे, मैं आज आप लोगों के सामने बहुत अच्छा ट्रिक्स, और मेरी पूरी कोशिश होती है कि हर वीडियोस में एक बहुत बेहतरीन ट्रिक्स आपके साथ प्रेजेंट करूं, जो अदर प्लेसेस में आपको देखने को, या बुक्स में काफी डेप्थ अगर पढ़ोगे तो रिसर्च करके अगर वहां से निकलेगा तो ठीक है। फिर स्कूल्स कॉलेज की भी जो बात है, वहां पे टाइम का इतना बाउंडेशन और लिमिटेशंस होता है कि एक ही चीज को आपको अलग अलग तरीके से लोग डिस्क्राइब बिल्कुल नहीं करते, चाहे वो अपने आप में जानते हैं, या फिर बहुत सारे टीचर्स कोई एक चीज को एक वे में प्रेजेंट कर दिए, इसके बाद और इससे ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं। मैं आपको बिल्कुल डिफरेंट ट्रिक्स बताऊंगा कि कोई भी चीज को हम कैसे निकालते हैं, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगेगा, जो मैं विश्वास है मुझे, क्योंकि मेरे अदर स्टूडेंट्स भी मुझे बताते हैं कि सर ये आपने कितना बेहतर तरीके से आपने रखा, ये तो 2 मिनट का, 1 मिनट का काम है, ये नहीं बोलने वाली बात है, ये ऐसा हमने कभी किसी से सुना ही नहीं था, पढ़ा ही नहीं था, ना बुक में, ना स्कूल में, ना कॉलेज में। ऐसी ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो खैर, अभी मैं अब बात करता हूं प्रोबेबिलिटी की। तो सबसे पहला, प्रोबेबिलिटी में बेसिकली प्रोबेबिलिटी को 2 टाइप से डिवाइड किया गया कॉलेज में। एक इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी, जिसको प्रोबेबिलिटी थ्योरी भी कहते हैं, और दूसरा पार्ट है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्लास 12th में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे, और अब हम कॉलेज में, बीकॉम ऑनर्स में, बीकॉम प्रोग्राम में, बीबीए में पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ेंगे।
वैसे स्टूडेंट्स अगर आप बीटेक एमटेक के बारे में बात करोगे तो और भी आगे हम लोगों ने और भी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशंस और बहुत सारे 2-3 और भी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस भी पढ़ाई किया है। तो आप लोग को मैं यहाँ पे जो आपके सिलेबस में है 3 टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल, पॉइजन और नॉर्मल, जो प्रोबेबिलिटी का दूसरा हिस्सा है, दूसरा पार्ट है, वो चीज मैं आपको बताऊंगा और आप लोग पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट जो है प्रोबेबिलिटी थ्योरी या इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। साथ ही साथ मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि आपको किसका बुक रेफरेंस के तौर पर पढ़ना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अलग अलग प्रोफेसर, लेक्चरर अलग अलग बुक्स को रेकमेंड करेंगे। जो ऑथर हैं सभी अच्छे हैं, सभी बेहतर हैं और सभी ने अच्छा लिखा है ना। हमने भी कई सारे ऑथर्स के बुक पढ़े हैं, सब अच्छा ही है। लेकिन उनमें से जो ज्यादातर प्रोफेसर जो रेकमेंड करते हैं वो जैसे जेके ठुकराल, अगर बिजनेस मैथ्स भी जेके ठुकराल का बुक्स बहुत अच्छी बुक है और बिजनेस स्टैट्स भी बहुत अच्छी बुक है। एसपी गुप्ता अलग अलग लोगों, एसपी गुप्ता मैं आपको पहले एक दिखाता हूं, ये आपका जेके ठुकराल जी का बिजनेस स्टैट्स का बुक है, राइट। अलग एवरी ईयर में इसका ये पेजेस ऑब्वियस सी बात है बदलता है, ऑब्वियस सी बात है, नहीं तो फिर बिकेगा कैसे। कंटेंट वही रहता है लेकिन ये चीजें थोड़ा सा कवर चेंज होता है, कुछ ऊपर नीचे किया जाता है। तो जेके ठुकराल का बुक बेस्ट बुक है। सेकंड आपको मैं बताता हूं, ये एक एसपी गुप्ता, अर्चना गुप्ता, ये एसपी गुप्ता अलग से भी लिखते हैं, वो अर्चना गुप्ता के साथ भी लिखते हैं। वीके कपूर, कविता गुप्ता, ये सभी लोग स्टैटिस्टिक्स के बड़े अच्छे राइटर हैं, ये लोग लिखते हैं। उसके बाद आप फिर ऐसे एक मोटी सी बुक जो एससी गुप्ता, मैंने एक बताया आपको एसपी गुप्ता, और ये बुक है एससी गुप्ता, ये भी बहुत अच्छी बुक है, बिल्कुल एमबीए में। जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं वो एमबीए के लिए भी है, एमटेक के लिए भी है। तो ये बहुत सारी बातें, ये जितनी भी आप प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे या जितने चैप्टर्स का मैंने नाम लिया वो सभी एमबीए में भी पढ़ाई होती है फर्स्ट सेमेस्टर में। और इसके बाद एससी गुप्ता के अलावा फिर एक और बुक जो एसपी गुप्ता और अर्चना अग्रवाल, तो ये डिफरेंट बुक्स हैं। तो बेसिकली आप चाहो तो एसपी गुप्ता, बेसिकली आप जेके ठुकराल और एसपी गुप्ता 2 बुक को रेफर करो, काफी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे अभी प्रोबेबिलिटी थ्योरी, पहला चैप्टर। इसी को इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो सबसे पहले थ्योरी तो आप लोग जान ही रहे हो, थ्योरेटिकल बातें है ना, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ थ्योरेटिकल बातें हैं। बहुत सारी मैथमेटिकल चीजें हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं। प्रोबेबिलिटी किसको कहते हैं? मीन्स हैपनिंग, क्या क्या हो सकता है। एक जो भी हम कोई काम करते हैं उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटी ऑफ आवर वर्क और इवेंट, तो उसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। मीन्स क्या क्या हो सकता है। इनको डिफाइन करने के 3 अप्रोचेज हैं, वो अप्रोच के बारे में हम बात करते हैं। उसके बाद पहले और हम लोग पहले चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे उन चीजों के बारे में एक बार और आपको डिस्क्राइब कर दूं। सब कुछ लिख कर बताना पॉसिबल नहीं है, मैं आपको ऐसे बता देता हूं, जब जब मेरा वीडियोस आप देखोगे आपको सब कुछ मिलेगा। तो ये पहला टॉपिक प्रोबेबिलिटी, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी में हम लोग अप्रोचेज पढ़ेंगे। अप्रोचेज यानी कि डिफाइन, हाउ टू डिफाइन द प्रोबेबिलिटी एंड व्हाट आर द अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ अप्रोच, क्लासिकल अप्रोच, इंपायरिकल अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच को हम लोग प्रायोरी अप्रोच भी कहते हैं, मैथमेटिकल अप्रोच भी कहते हैं। सेकंड इंपायरिकल अप्रोच जिसको स्टैटिस्टिकल अप्रोच भी कहते हैं, और थर्ड एक्सियोमेटिक अप्रोच जिसको मॉडर्न अप्रोच भी कहते हैं। तो ये तीनों अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग आगे डिपेंडेंट इवेंट
डिफरेंट टाइप के छोटे छोटे प्रोबेबिलिटी के कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे कि श्योर इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट, डिपेंडेंट इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, है ना, आउटकम्स, सैंपल स्पेस, इक्वली लाइकली इवेंट्स, ये सब क्या किसको कहते हैं। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इनमें दो और मैथमेटिक्स का पार्ट जो प्रोबेबिलिटी में बहुत अधिक यूज होता है वो सेट थ्योरी और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस है। तो हमें उनके बारे में भी बिल्कुल अच्छे तरीके से हमें जानना होगा या जानना चाहिए। बहुत ज़्यादा यूज है कि हम यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स कैसे निकालते हैं। अगर ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होगा तो हमारा दो टाइप के थ्योरम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी होते हैं, एडिशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो एडिशन थ्योरम हम दो सेट्स का क्या होगा अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होगा। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं होगा तो एडिशन थ्योरम क्या होगा। यही बात थ्री सेट्स के लिए क्या होगा। फिर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कहाँ लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, इन सारी बातों को हम पढ़ेंगे। उसके बाद मेन तौर पर सबसे पहले आप इनमें चार टाइप का एग्जांपल्स जो हम लोग हमेशा यूज करते हैं, कॉइन, डाइस और कार्ड्स और बॉल्स। तो पूरी प्रोबेबिलिटी चाहे वो हम किसी भी लेवल में बात करें, हम लोग सारे क्वेश्चंस इन्हीं चार के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। अब उनके जो आउटकम्स हैं वो निकालने के बिल्कुल परफेक्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा जो आपको मेमोराइज हो जाए कि कैसे हम कॉइन को 3 टाइम 4 टाइम टॉस करते हैं तो कितने आउटकम्स होते हैं। इसी टाइप से अगर हम 5-6 टाइम का भी आउटपुट निकालना चाहें तो क्या आउटपुट होगा। बट समवेयर लिखा रहता है कि कॉइन टॉस 1000 टाइम्स, 500 टाइम्स, तो उस केस में हम उसका आउटकम्स निकालते नहीं, उसको हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस या पॉइजन या नॉर्मल में n वगैरह मानकर चलते हैं कि n इक्वल टू 1000 और 500 और एनीथिंग, और फिर उसको फॉर्मूला पे जस्ट पुट करते हैं। और जनरली हम लोग फिर सिर्फ 4 कॉइन्स को जब हम 4 टाइम टॉस करते हैं तो उसका आउटकम्स लिखते हैं। लेकिन मैं जब आपको तरीका बताऊंगा तो उससे आप कुछ भी और कितना भी लिख सकते हो, राइट। इसके बाद कॉइन, डाइस, कार्ड्स और हम बॉल्स के बारे में बात करेंगे। फिर विथ रिपीटेशन और विदाउट रिपीटेशन के बारे में बात करेंगे। ऑड इन फेवर, ऑड अगेंस्ट के बारे में बात करेंगे। इसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम और रैंडम वेरिएबल, मीन, मीडियन, मीन और वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन, ये सारी चीजें कैसे निकाला जाता है उन सब के बारे में बात करेंगे। और पहले चैप्टर्स में इतना ही है। इसके बाद सेकेंड चैप्टर आएगा हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिनमें 3 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पढ़ेंगे और उनमें हर एक का कब कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना चाहिए, कब कौन लगता है, क्या फॉर्मूला है, क्या एग्जाम्पल्स हैं, वो सब चीज हम लोग देखेंगे। और फर्दर यही हमारा प्रोबेबिलिटी का 4 चैप्टर जो पूरा कंप्लीट 1 से 1.5 यूनिट, 2 यूनिट, 1.5 यूनिट 2 यूनिट कवर करता है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज में कोई 2 यूनिट, कोई 1.5 यूनिट ऐसे कवर करता है, जो बहुत बड़ा पार्ट है स्टैट्स का। ठीक है, तो हम इन चीजों पर आते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी थ्योरी में मैंने अभी आपको कहा कि इसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो 3 अप्रोचेस टू डिफाइन प्रोबेबिलिटी। ये कुछ बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको अपना कॉपी में भी बाद में नोट डाउन कर लोगे। एक है क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच इसी को हम लोग मैथमेटिकल भी कहते हैं। मैथमेटिकल अप्रोच
इसी को हम लोग प्रायोरी भी कहते हैं, प्रायोरी अप्रोच। ठीक है। सेकंड आता है इंपायरिकल, इंपायरिकल अप्रोच। इसी को हम लोग स्टैटिस्टिकल अप्रोच भी कहते हैं। और तीसरा आता है एक्सियोमेटिक अप्रोच, और इसी को हम लोग मेथड मॉडर्न अप्रोच भी कहते हैं, मॉडर्न अप्रोच। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन यहां से भी छोटा सा बनता है कि प्रोबेबिलिटी को हम लोग कितने तरीके से डिफाइन करते हैं, राइट। और मैंने बताया आपको परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, सेट थ्योरी, यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सारी चीज ये करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि इसमें हम लोग क्लासिकल अप्रोच में क्या कैसे चीजों को लिखते हैं। पहला वाले क्लासिकल अप्रोच में तो इसमें हम लोग कहते हैं कोई भी इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है उसको कहते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, number of favorable outcome upon total number of outcomes, total number of outcomes। ठीक है। हम लोग कोई भी चीज, अब आपको यहां पे एग्जांपल देना पड़ेगा कि हम फेवरेबल आउटकम कैसे किसको कहते हैं। जैसे एक कॉइन को अगर हमने एक बार थ्रो किया तो H और T आया, अगर मैं पूछूं आपसे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड तो 1/2, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2 हुए और जो फेवरेबल आउटकम्स हुआ वो 1 हुआ। ठीक है। उसी तरह से कॉइन को 2 बार फेंकते हैं। तो पहले मैं आपको एग्जांपल सब दे देता हूं, उसके बाद मैं इसके थ्योरी वाले पार्ट पे डिस्क्राइब करता हूं। ठीक है। ये चीजें होता है और इसमें और भी बहुत सारी चीजें। सबसे पहले मुझे एग्जांपल देना अच्छा रहेगा, एग्जांपल से आपको इजी होगा समझने में, राइट। उसके बाद फिर मैं इन थ्योरी को डिस्क्राइब करूंगा। तो मैंने जैसे कहा आपसे कि प्रोबेबिलिटी में हम लोग 4 टाइप का एग्जांपल लेते हैं और पहले आप उसका आउटकम्स जानो, उसके बाद फिर जब एग्जांपल में सारी बातें क्लियर होगा। एक पहला एग्जांपल होता है कॉइन, दूसरा डाइस, तीसरा कार्ड्स और चौथा बॉल्स। ठीक है। ये 4 टाइप का एग्जांपल। अब अगर हम सबसे पहले बात करेंगे कॉइन का, जब हम कॉइन को when a coin tossed one time, the total number of outcomes is 2 outcomes. Total number of outcomes is 2. That is H and T. When a coin tossed 2 times, the total number of outcomes is 4. That is HH, HT, TH, TT. Right? When a coin is tossed 3 times, then total number of outcomes is 8. That is H, 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 T, H, T, H, T, H, 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 T, 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 H, THT and TTT। तो व्हाट वी सी, अगर हमने एक बार फेंका तो 2 आउटकम, 2 बार फेंका तो 4 आउटकम, 3 बार में 8 आउटकम, 4 बार में कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 5 बार में 32 हो जाएगा, 6 बार में 64 हो जाएगा। तो व्हाट वी सी, इफ ए कॉइन टॉस्ड n टाइम्स देन टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज 2 to the power n। और यहां पे बच्चों में क्लास 12th में और कई बार जेई वगैरह में भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन यहां से बिल्कुल बनता है, कई क्लासों में बनता है कि व्हेन ए कॉइन टॉस्ड n टाइम द टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज, उसके जो ऑप्शंस होते हैं वो एक 2n होता है, एक n का पावर 2 होता है, एक 2 का पावर n होता है और फिर 2 का पावर n-1 या नन ऑफ दिस, कुछ भी हो सकता है। तो क्या हो जाएगा
टू क्या हो जाएगा 2 का पावर n, क्योंकि व्हेन ए कॉइन, आप इसको नोट डाउन कर लो, व्हेन ए कॉइन टॉस n times the total number of outcomes is 2 to the power n, 2 to the power n, ठीक है। तो ये 2 to the power 1 टाइम फेंके से तो 2 to the power 1, तो ये 2 हो गया, ये 2 to the power 2 तो 4 हो गया, ये 2 to the power 3 तो 8 हो गया। तो जो जो बढ़ते जाएगा त्यों तो इसको हमको, अब ये मैंने कैसे लिखा, ये तो बहुत इजीली रिमेंबर हो जाएगा, एच टी या एच एच और एच टी, फिर एच 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 टी टी एस टी टी, इसको हम लोग बहुत डिफरेंट टाइप से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीका मैं आपको बताता हूं कि जब हमने 3 टाइम टॉस किया या जब हम 4 टाइम टॉस करेंगे तो हम कैसे और इसको लिखेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 4 टाइम में अगर उनको पता भी है कि 16 आउटकम होते हैं और ऐसे रिमेंबर करके वो लिखते हैं, तो वो 14, 15, समटाइम्स 13 इतने लिख के स्ट्रक हो जाते हैं। तो अगर आपका एक भी कम हुआ तो वो गलत हुआ, क्योंकि उससे सवाल बनेगा ही नहीं, क्योंकि उसके नीचे का जो पार्ट्स है वो पूरा कंप्लीट टोटल आउटकम्स पे बेस्ड है। अगर आपका एक आउटकम भी लिखने में छूट गया तो आपका सवाल नहीं बनना है, वो गलत हो जाना है। इसीलिए मैं आपको बहुत डिफरेंट ट्रिक्स बताऊंगा इन चीजों का। तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि अगर एक कॉइन को 3 टाइम टॉस किया हमने या 2 या 4 किया तो हम कैसे इसका आउटकम्स हम लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो एक तरीके को हम कहते हैं ट्री डायग्राम, ठीक है। आप देखो, अगर एक कॉइन था, हमने एक बार फेंका तो H और T आया, अब H आया, उस केस में भी हमने थ्रो किया तब भी वो HT आया, इस केस में भी थ्रो किया तब भी वो HT आया, फिर अगेन चाहे वो H आया होगा या T आया होगा, इस केस में भी HT आया, इस केस में भी HT आया, इस केस में भी HT आया, कोई भी हर केस में HT आया। अब अगर मैं फर्दर और बात करूं तो भी ये HT, अब ये HT, ऐसे डॉट 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 डॉट। अब यहाँ पे बोर्ड तो छोटा है तो यहाँ पे हम सब कुछ हर एक बार नहीं दिखला पाएंगे, इसलिए हर केस में। तो ये आपका ट्री डायग्राम है। अब आप देखो, अब आप देख सकते हो कि व्हेन यू टॉस 1 टाइम, टॉस या फेंकना, तो H और T, ये आपका H और T आया था 1 टाइम जब आपने फेंका था। जब आपने 2 बार फेंका था तो इनको रिले यहां से हम लेंगे, ये इसका ब्रांच हो गया, तो HH HT, पहले हम इसके अब सब ब्रांच पे जाएंगे, HH HT, तो यहां हो गया HH HT और फिर हो गया TH TT, तो TH TH TT। इसके बाद अब जब हम इस पर आएंगे 3 टाइम में तो H H H, फिर H H T, राइट। हम इस पाथ पे आ गए, H H H, तो H H H H H H H H H T H H T, ठीक है। अब H T H H T T H T H H T T, राइट, H T T, फिर T H H T H H T H T T H T, राइट, फिर T T H H हो गया, T H T हो गया, T T H T T H T T T 8, राइट। अब इसी तरह से हम 8 जब हम करेंगे तो H H H H, फिर H H H T, इस तरह से हम ट्री डायग्राम बनाकर हम इसका आउटकम्स निकाल सकते हैं, ठीक है। बट मैं आपको और अब इसका सेकंड तरीका बता रहा हूं। ये था इसका फर्स्ट मेथड। अगर मैं इसको ऐसे नॉट लिखूं तो इसको हम लोग ट्री डायग्राम से आउटकम्स निकाल सकते हैं। नाउ अब हम इसका एक सेकंड मेथड बता रहे हैं। सेकंड मेथड आप
ऐसा कर सकते हो सेकेंड मेथड कि आपने 3 टाइम्स लिखना था तो आपने एच 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 लिख दिया सबसे पहले ट्रिपल वाला, फिर अब सबसे एंड में एक टी डालो, एच एच टी। अब टी को एक घर मूव करो यहां पे, तो यहां आ गया, तो एच टी एच। अब टी एक और घर मूव करो तो टी एच एच हो गया। अब टी मूव नहीं हो सकता। पहले आपने तीनों बार एच लिखा, फिर आपने लास्ट में एक बार टी लिखा, टी को एक घर मूव कर लिया तो यहां हो गया, राइट, तो ये एच वहां चला गया, फिर टी एक और घर मूव हो गया, इसके बाद और नहीं लिख सकते। अब इसके बाद फिर 2 बार लिखो डबल टी। अब उसके बाद फिर उनको एक साथ समझो, उसको एक घर मूव करो, अब इसका उल्टा कर दो, तो टी एच टी और फिर तीनों बार टी लिखो। हमने क्या किया कि पहले ट्रिपल एच लिखा, फिर हमने अब एक लास्ट में टी लिखा, टी को एक घर मूव किया, एक और बार मूव किया, अब वहां पे एक सिंगल टी मूव नहीं हो सकता। फिर एच के बाद हमने 2 बार टी लिखा, उसके बाद फिर उसको एक घर मूव किया, फिर इसका जस्ट अपोजिट कर दिया और ट्रिपल टी कर दिया, राइट स्टूडेंट्स। बट मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बहुत अच्छा अच्छा ट्रिक बताऊंगा जो आपने स्कूल में कॉलेज में नहीं सीखा होगा, तो वो सब चीजें मैं आपको अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग काम करता हूं। अब एक बिल्कुल जुगाड़ का तरीका जिसको हम लोग कहते हैं कि आपको इतना सरदर्दी या माथापची या ये चीज करने का नीड ही नहीं है। बहुत ही बेहतर तरीका जो आपने और अदर प्लेसेस में नहीं सीखा होगा, ना आपको किसी बुक में पढ़ा होगा, ना स्कूल में कॉलेज में आपको टीचर के साथ डिस्कशन हुआ होगा, वो सब चीज मैं आपको दिखाता हूं। तो ना अब हम थर्ड तरीके के बारे में बात करते हैं। थर्ड मेथड ये बहुत ही इजी, सिंपल और ये बिल्कुल अलग है, इसके बारे में आप डिस्क्राइब मैं कर रहा हूं। तो आपने जो 3 टाइम्स का अगर निकालना है, 3 टाइम्स का निकालना है, तो 2 बार वाला जो आउटकम होता था जो बहुत ही इजी होता था, एच 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 टी टी एच टी टी, ये होता था 2 बार वाला, है ना। इसी को 2 बार आप लिख दो, रिपीट कर दो, एच 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 टी टी एच टी टी लिख दिया आपने। और अब सबके आगे पहली लाइन में एच लगा दो और दूसरी लाइन में टी लगा दो। आई एम श्योर ये सब चीजें आप स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़े होंगे, राइट, क्योंकि मैं भी 20 सालों से पढ़ाता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं भी डील करता हूं, स्कूल के, कॉलेज के, कंपटीशन के। मुझे सब लोग फीडबैक देते हैं कि यूनिक, राइट। तो हमने क्या किया कि डबल लिख दिया और सबके आगे, हमने सबके आगे एच लगा दिया पहले लाइन में और नीचे में सबके आगे टी लगा दिया। तो बहुत ही इजी तरीका हो गया ये। तो एक क्वाइन को हम ऐसे ये करते हैं। अब इस पर काफी सारे एग्जाम्पल्स हम पुट कर सकते हैं, या अपने बचपन से लेकर 10th 11th 12th क्लास तक में देखा भी होगा, बट आपको मैं एक छोटा सा बस एग्जाम्पल लेके आगे बढ़ जाऊंगा कि इफ ए क्वाइन टॉस 3 टाइम्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड और एटमोस्ट 2 हेड, राइट। मेरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इफ ए क्वाइन टॉस 3 टाइम्स, find the probability of 2 हेड, आइदर हेड या टेल, एक ही चीज रहे, ठीक है। सेकेंड, एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड, और थर्ड, एटमोस्ट 2 हेड, एटमोस्ट 2 हेड, ठीक है। तो मैं यहां पे डायरेक्टली आंसर लिख लेता हूं, ठीक है, समथिंग अपॉन समथिंग, प्रोबेबिलिटी को जैसे हम डिफाइन करते हैं। तो 2 हेड मींस एग्जैक्टली 2 हेड। अगर यहां पे एग्जैक्टली वर्ड लिखा रहता तब भी, और नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ 2 हेड लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ जो एग्जैक्टली 2 हेड। तो एग्जैक्टली 2 हेड इज हियर, हियर एंड हियर। सो 3 आउटकम्स हुए। तो ये हो गए 3/8। इसको फेवरेबल आउटकम्स 3 हुए और जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8 है।
ये सारे बिल्कुल यूनिक हैं और कोई भी दो आउटकम्स यहां पे आपको सेम नहीं दिखेगा। तो 3/8 हो गया। अब एटलीस्ट टू हेड, एटलीस्ट का मतलब क्या हो गया? कम से कम। जैसे हमें पास करने के लिए एटलीस्ट 33% मार्क्स चाहिए, मतलब जो बच्चे 33 या उससे ज्यादा लाते हैं वो पास हैं, और 32 तक फेल है, देयर आर नो ग्रेस मार्क। तो इसीलिए एटलीस्ट का मतलब हो गया वहां या वहां से ज्यादा। तो एटलीस्ट टू हेड मीन्स 2 और मोर देन 2 हेड। तो हमने 2 हेड तो देख ही लिया, अब मोर देन 2 हेड तो एक है 3 वाला, तो यानी ये हो गया 4/8, और इसको हम लोवेस्ट फॉर्म में आंसर देते हैं। सो एटलीस्ट 2 हेड हो गया 1/2। नाउ एटमोस्ट मीन्स अप टू। एटलीस्ट को हम मिनिमम ऑफ भी कहते हैं, मिनिमम ऑफ 2 हेड, इसको हम वर्ड यूज करते हैं। ठीक, आपको उल्टा लगता होगा कि देखने में कि एटलीस्ट को आप मिनिमम ऑफ बोलते हैं, बिल्कुल मिनिमम ऑफ, इसका मतलब हो गया मिनिमम ऑफ 2 हेड, यानी कम से कम 2 हेड। और एटमोस्ट का मतलब हो गया मैक्सिमम ऑफ या अप टू, इसको आप कह सकते हो मैक्सिमम ऑफ। ये 2 हेड ले लो, 1 हेड ले लो, जो भी आपको एग्जांपल लेना है, 2, 1 हेड, टेल, कोई भी एग्जांपल, या फिर अप टू 2 हेड भी इसको हम एग्जांपल के तौर पर कहेंगे, जो एटमोस्ट 2 हेड मीन्स इन दिस केस वी कंसीडर 0 हेड, 1 हेड एंड 2 हेड। सो सिर्फ 3 हेड ये छूटेगा, तो ये 7/8। बहुत सारे इसका आंसर 6/8 दे देते हैं, क्योंकि ट्रिपल टी को कंसीडर नहीं करते, कहते उसमें तो आपने हेड के बारे में बात किया, वो तो टेल है, लेकिन उसमें 0 हेड है। मैंने कहा कि एटमोस्ट 2 हेड मीन्स अप टू 2 हेड मीन्स मैक्सिमम ऑफ 2 हेड, सो वी हैव टू कंसीडर फ्रॉम 0 हेड, 1 हेड एंड 2 हेड। तो ये 7/8 हो गए। तो इस तरह से हम अब आते हैं, अगर एक कॉइन को 4 टाइम टॉस करते हैं, क्योंकि वो सब भी चीजें आएगा, और अब 4 में भी हम एग्जांपल ले सकते हैं कि एटलीस्ट 2 हेड, 3 हेड, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, 1 हेड ले सकते हैं, टेल ले सकते हैं, जो कुछ भी एग्जांपल लेना है हम उसको वैसे ले सकते हैं। तो अब हम 4 टाइम्स के बारे में बात करते हैं। When a coin toss 4 times, we know the total number of outcome is 2 to the power 4, तो 16 आउटकम्स। अब अगर आप फिर से अगेन, हम लोग आइदर क्या कर सकते हैं कि या तो ट्री डायग्राम बनाकर इसका आउटकम्स लिख सकते हैं, या फिर बोलोगे नहीं सर वो बहुत ज्यादा स्पेस लेता है, ये बड़ा माथा बच्ची है, फिर उतना करके फिर एक एक करके ये करेंगे। ठीक है, उसका मैं आपको कंक्लूजन बताता हूं। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या देखा कि जब एक बार फेंका था तो 2 आउटकम आए थे, तो 2 का आधा आप कर दो, एक बार H एक बार T। ये जब आप 1 टाइम फेंके थे तो ये रिजल्ट आया था 1 टाइम। सेकेंड टाइम में आपने क्या देखा? सेकेंड टाइम में 2 टाइम जब कि 4 आउटकम्स, तो 4 का आधा 2, तो 2 का ग्रुप बना लो, यानी 2 बार H 2 बार T, फिर 2 का आधा 1, तो 1 बार H 1 बार T, 1 बार H 1 बार T। हमने जब 2 बार फेंका तो 4 आउटकम्स आया, तो 2 का आधा है ना, 4 आउटकम्स आया, तो 4 का हाफ 2, तो 2 का ग्रुप 2H 2T then 1H 1T। In case of 3 times there are total number of outcomes is 8, so 8 का 50% आधा 4, तो 4 बार हम पहले H लिखेंगे, 4 बार H 4 बार T। ये हम पहली वाला सिचुएशन के बारे में बात करते हैं, राइट। जैसे 2 में 4 टोटल आउटकम, तो 4 का आधा हो गया 2, तो 2 बार पहले लिखेंगे H 2 बार T, ये खत्म हो गया। अब 2 का आधा 1, तो 1 बार H 1 बार T H T। अब इसमें हमने देखा 8 आउटकम्स,
8 का आधा हो गया 4, तो 4 बार H 4 बार T, फिर 2 बार H 2 बार T, 4 का आधा 2, फिर 2 बार H 2 बार T, इसी ऑर्डर में लिखना है आपको। फिर 1 बार H 1 बार T, 1 बार H T H T H T। तो ये भी एक वे था, ये भी एक मेथड था उनको लिखने का। और फिर नेक्स्ट अगर मैं 4 टाइम के बारे में बात करता हूं, तो 4 टाइम का टोटल आउटकम्स हो गए 16, तो 16 का आधा 8, तो हम 8 टाइम्स H लिखेंगे, 8 टाइम्स, 8 टाइम्स H 8 टाइम्स T। अब 8 का आधा 4, तो 4 का ग्रुप, 4 टाइम्स H 4 टाइम्स T, फिर 4 का आधा 2, 2 बार H 2 बार T, फिर 2 का आधा 1, यानी H T H T H T H T H T। अब देखो कितने इजीली, अगर आप ऐसे इसको रिमेंबर करके मेमोराइज करके अगर आप लिखते तो बहुत कम चांसेस होते हैं, मतलब आप चलो 50-50 कह लो कि 50% आप हो सकता है डायरेक्टली एक ही बार में लिख लेते, और 50% आपको 14-15 के बाद में बिल्कुल आपको रुक जाना पड़ता और फिर सोचना पड़ता, फिर रेप्लिकेट होने का डर था। तो यहाँ पे बहुत ही इजी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज 16, 16 का आधा कर दिए 8, तो फर्स्ट लाइन में हम 8 टाइम्स H 8 टाइम्स T लिख लिए। अब 8 का आधा 4, तो 4 का ग्रुप बना दिए 4H 4T। लेकिन ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, हम इसी ऑर्डर में लिखेंगे, ऐसा नहीं कि नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे कर दिया, ऐसे नहीं। तो फिर 4H 4T 4H 4T, फिर 2H 2T का ग्रुप, फिर H और T का ग्रुप। अब अगर मैं बाय द वे अगर आपसे बात करूं कि व्हेन ए कॉइन टॉस्ड 5 टाइम्स, कोई सूझ नहीं है, 2 का पावर 5 मतलब 32, तो 32 का आधा 16, तो हम पहली बार में 16 टाइम्स H 16 टाइम्स T लिखेंगे, फिर 8 का ग्रुप बनेगा, फिर 4 का, फिर 2 का, फिर 1 का। और फिर अगर हम कॉइन को बोलेंगे 6 टाइम करते हैं तो 64, मतलब 32 टाइम्स H 32 टाइम्स T, देन 16 का ग्रुप, फिर 8 का, फिर 4 का, फिर 2 का, फिर 1 का। ठीक है, तो कॉइन के केस में हमने देख लिया। अब एक और मैं बात इस पर और बताता हूं कि आपने ये चीजें देख लिया, ठीक है। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स का ये एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है, सर आपने वो जो जुगाड़ वाला मेथड बताया था कि जब हम कॉइन को 3 टाइम टॉस किए के का आउटकम हमको लिखना होता था, तो आपने 2 टाइम्स वाले को 2 बार लिख के सबके आगे H लगा दिया और सब निचले वाले लाइन में T लगा दिया। क्या ये मेथड, इसमें कुछ ऐसा नहीं हो सकता? हाँ स्टूडेंट्स, बिल्कुल हो सकता है, तो हम वो भी अब लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि आप इसके ठीक पहले वाला 3 के टाइम में मैंने आपको कहा कि 2 टाइम का जो रिजल्ट होता है, आउटकम्स होता है, वो आप लिख लो और उसको डबल कर दो। तो इसी तरह 3 टाइम्स वाला जो रिजल्ट होता है, जब हमें 4 टाइम्स का निकालना है, तो 3 टाइम्स वाले रिजल्ट को आप लिख लो, और बेटर है कि आप एक लाइन में लिख लो और उसको डबल रेप्लिकेट कर दो और थोड़ा सा जगह भी छोड़ो फिर। तो H H H पहला आउटकम था, फिर था H H T H H, बाद में यहां पे T था, फिर T एक घर मूव था, T H H नहीं T H सॉरी, फिर T एक घर मूव था, तो H T H ये था, फिर था T H H, फिर था T H H के बाद H T T, फिर था T T H T T H, फिर H T H T, और फिर ट्रिपल T।
यही आउटकम्स थे आपके, है ना। आप चाहे जैसा भी लिखना हो, इसको मैंने डिफरेंट डिफरेंट तरीके आपको बता दिए कि ये फर्स्ट में 4 बार एच लिख लो, और फिर आपको ऐसे वर्टिकल लिखना, हॉरिजॉन्टल लिखना, दैट डजंट मैटर। फिर इसी बात को आप रेप्लिकेट कर दो, इसी बात को आप रेप्लिकेट कर दो। कर दिया, और अब हर पहला लाइन में हर एक इवेंट के आगे एच लगा दो और दूसरा लाइन में टी लगा दो, दैट्स इट। वो वही बिल्कुल जितने भी टाइप से मैं आपको आउटकम्स निकालने के लिए बता रहा हूं, सब सेम आउटकम्स निकल रहे हैं, एक भी आगे पीछे इधर उधर नहीं, सब सेम टू सेम। ठीक है, तो आपको 3 टाइम्स वाला 2 बार लिख लेना है, और उसी तरह से तो कितना अच्छा। मैं फैक्ट बताता हूं, मुझे 50 स्टूडेंट्स ने भी ये बताया होगा कि ये सब चीज आप ही बता रहे हैं, सर आप कहां से ये सब निकालते हैं और कहां से आपको ये सब बातें पता होता है। फैक्ट बताता हूं, मेरे कितने बड़े अच्छे अच्छे स्कूल के बच्चे लोगों ने मुझे ये रिमार्क बताया है कि आप कोई भी बात को ऐसा प्रेजेंट करते हैं कि दिमाग में बैठ जाता है, और वो फिर से नहीं भूलने वाली बात होती है, फिर से नहीं निकलता, और बड़ा इजी मोड में, इजी गोइंग में हम किसी भी मैटर को समझते हैं, और हम बिल्कुल उसको अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं, और हमें अच्छा स्कोर होता है ना। बच्चे कॉम्पिटिटिव लेवल में अच्छा ये करते हैं, हर एक लेवल जैसे होते हैं उनको बात करने का थोड़ा सा मैं तरीका बदलता हूं, और फिर उसी हिसाब से उनको उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। तो चलो ठीक है, तो यहां स्टूडेंट आप सबसे आगे एच लगा दो, और यहां पे सबके आगे टी लगा दो। ये और ऐसे इसको बेसिकली इसको करली ब्रैकेट के अंदर में, ये जो टोटल आउटकम्स होते हैं ना, इनको करली ब्रैकेट में हम लोग सेट थ्योरी में जैसे ये करते हैं ना, ये सारे मेंबर्स हैं। सेट थ्योरी में हम लोग कहते हैं ना कि इफ ए इज द सेट एंड हुज एलिमेंट इज 2 4 5, तो इनको हम लोग करली ब्रैकेट में लिखते हैं, और इसको हम लोग सेट कहते हैं, इनको हम लोग सेट कहते हैं। वह सब चीजें भी हमें पढ़ना ही पढ़ना है, इसीलिए तो इस तरह से जो हम लिखते हैं उनको एंड में एक करली ब्रैकेट में लिख देते हैं, और इस केस में वो सेट की तरह भी हम उसको समझ सकते हैं, या क्वेश्चंस भी आता है। तो A is a set and 2 is the element of A, 4 is the element of A, or 5 is the element of A. This sign denoted by element, or you can member of set A, and 3 does not belongs to A, 2 belongs to A, और इसको हम लोग एलिमेंट भी कहते हैं, मेंबर भी कहते हैं, और बिलोंग्स टू भी कहते हैं। तो इसी तरह ये जो चीजें हैं, उसी तरह बी एक सेट है, उसका है जो भी है एक्स जेड, तो एक्स बिलोंग्स टू बी, जेड बिलोंग्स टू बी, वाई डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी। जो इसके अंदर में है वो इसका एलिमेंट है, इसका मेंबर है, ये बिलोंग्स करता है, और जो भी इसके अंदर नहीं है वो उसका एलिमेंट नहीं है। उसी तरह हम इनको अगर एक सेट देते हैं कैपिटल एस, जिसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं, कैपिटल एस को हम सैंपल स्पेस कहते हैं प्रोबेबिलिटी में। जब हम सारे आउटकम्स को एक सेट में डिजाइन करते हैं, उसको डिनोट करते हैं, लिखते हैं, तो उसको हम एक सेट से डिनोट करते हैं, और या फिर टोटल नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं, जिसको कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ये इसको धीरे धीरे मैं आपको रिलेट करूंगा, इससे यही सब रिलेशन होते हैं। और इनके जो मेंबर्स हैं, अगर मैं अल्फाबेट में लिखूं तो जनरली ये अल्फाबेट हमारे
स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं, कैपिटल लेटर में नहीं लिखे जाते हैं, और हमेशा सेट्स कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। सेट कभी भी ए इज द सेट, ए इज द सेट वो मतलब हम कभी नहीं लिखते ए इज द सेट। हाँ, मेंबर को हम जो इसके अंदर होता है वो हम चाहें तो कैपिटल लिख सकते हैं। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स इज ए सेट हुज एलिमेंट इज ए डी एफ, कुछ भी लिख सकते हैं। यहां पे कैपिटल पॉसिबल हो सकता है, लिख सकते हैं, लेकिन हम इस सेट को कभी भी स्मॉल लेटर से डिनोट नहीं करते हैं। बट इन जनरल हम लोग यहां पर भी हम लोग ए डी एफ ऐसे हम लोग स्मॉल लेटर से ही डिनोट करते हैं कि x इज द सेट हुज एलिमेंट इज ए डी एफ। उसको हम लोग एलिमेंट को स्मॉल से डिनोट करते हैं और सेट को कैपिटल से, राइट। तो ये चीजें ये सब है, इस तरह से हम लोग सेट्स को, और क्वाइन से रिलेटेड हमने सारी बातें आपके साथ में अभी शेयर कर लिया। अब मैं जल्दी से थोड़ा सा डाइस के बारे में बताता हूं। अब डाइस के बारे में हम बात करते हैं कि व्हेन वी थ्रो ए डाइस वन टाइम, तो इनमें भी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है वो 1 2 3 4 5 6, कभी भी इससे कम नहीं आएगा और इससे ज्यादा नहीं आएगा। अब यहां पे कोई भी क्वेश्चंस अराइज, बचपन में जैसे हमने पढ़ा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर वन कौन सा नंबर है? वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है। तो द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, और वी कैन से इवन प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, और यह स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। तो जो भी नंबर जिनका सिर्फ वही एक नंबर फैक्टर है और 1, ये दो ही फैक्टर है, इसके अलावा नहीं। 4 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि उनके फैक्टर 1 2 और 4 हैं, जबकि 3 प्राइम नंबर है। 3 का जो फैक्टर है वो सिर्फ 3 है या फिर 1 है। तो जिनका सिर्फ वही नंबर या 1 फैक्टर हो उसको प्राइम नंबर कहते हैं। तो इस केस में यहां पे आप कुछ भी इसको नंबर लेस देन 4, लेस देन इक्वल टू 4, यहां पे लीनियर इनइक्वालिटी भी यूज करते हैं। अगर मैं बात करूंगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 4, तो ये हो जाएगा 3, क्योंकि 4 से लेस, तो 3/6 दैट इज 1/2। और अगर मैं यहीं पे इनइक्वालिटी आपको लगा दूं लेस देन इक्वल टू 4, तो ये 4 भी इक्वल टू है, 4 भी कंसीडर होगा, तो 4/6 यानी 2/3, राइट। तो इस तरह से कोई भी चीज नंबर ग्रेटर या प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 3 या प्रोबेबिलिटी ऑफ 7, अगर मैं यहां पे आपको बोलूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 7, तो वो हो जाएगा 5। मतलब कोई एलिमेंट इसमें नहीं है, नल सेट, इसी को हम लोग नल सेट भी कहते हैं, नल सेट, या इसी को इम्प्टी सेट भी कहते हैं, इम्प्टी सेट कहते हैं, या इसी को वॉइड सेट भी कहते हैं, वॉइड सेट भी कहते हैं। तो अगर कोई चीजें, अगर मैं यहां 2 जने हूं और दोनों कमरे से निकल जाऊं और अगर पूछूं इस कमरे में कितने लोग बचे, तो कोई नहीं। जो पॉसिबल नहीं है वही नल सेट है, जो नहीं हो सकता वही नल सेट है ना। अगर मैं यहां पे बोलूं 7 का मल्टीपल बताओ तो वो नल सेट है, या 8 का मल्टीपल बताओ तो नल सेट है, ठीक है। तो इस तरह से जब हम एक डाइस को हमने एक बार फेंका तो 6 आउटकम, तो यहां पर भी वो फॉर्मूला अप्लाई होता है 6 to the power 1। तो when a dice thrown 2 times, तो then the total number of outcome is 6 का power 2, that is 36 outcomes, ठीक है। when a dice thrown 2 times, then total number of outcome is 6 to the power 2, that is 36 outcomes। अब ये 36 outcomes को हम कैसे लिखते हैं? तो ये 1 1, फिर 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ऐसे करके, और इसी तरह से आप यहां पर फिर 2 1 के साथ 2 1 2 2, फिर 2 3, फिर 3 1 के साथ, फिर 4 1 के साथ, 5 1 के साथ,
और 6 1 के साथ, और यहाँ पे 6 6। तो ये सारे आउटकम्स में नहीं लिख रहा हूं, बट आप देखेंगे, और इसको फिर मैं एक कर्ली ब्रैकेट एक सेट के अंदर में लिख देता हूं। सो व्हेन ए डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स, द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 6 to the power 2। तो इनमें जो दोनों नंबर सेम है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, इसको हम लोग डबलेट भी कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट इक्वल टू क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट इक्वल टू 6/36, दैट इज इक्वल टू 1/6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डबलेट दैट इज 1 - 1/6 इक्वल टू 5/6। टोटल प्रोबेबिलिटी को हम लोग 1 मानते हैं। टोटल जैसे 100% कहते हैं ना, जब हम एग्जाम देते हैं तो उसको 100% पे इवेल्युएट होता है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1। सो व्हाट वी सी, ये भी हमारे इसी का अप्रोच का हमारा एक पार्ट है। जैसे अभी मैंने क्लासिकल में बताया कि पी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स, तो इसमें और भी डिफाइन करने के तरीके हैं कि P ऑफ A प्लस P ऑफ नॉट A दैट इज इक्वल टू 1। P ऑफ A प्लस P ऑफ नॉट A, P of A plus P of not A that is equal to 1। तो P of A equal to 1 minus P of not A, या P of not A equal to 1 minus P of A। अगर यस या नो पार्ट में कोई एक चीज हम जाने तो दूसरा चीज निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर मैं किसी स्टूडेंट से बोलूं कि बेटा तुम्हारे कितने मार्क्स आए, तो वो कहता है 80%। मैं बोलता हूं खुश रहो, तो वो कहता है नहीं सर मैं खुश नहीं हूं क्योंकि मैंने 20% मार्क्स खोया है। तो खोया प्लस पाया इक्वल टू 1, राइट। सो उस कंडीशन में जो भी हमारा यस पार्ट है और प्लस नो पार्ट, दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो उसका रिजल्ट फुल पार्ट हो जाता है। जब हम टोटल वर्क डन के बारे में बात करते हैं, टोटल डिस्टेंस, तो हम लोग 1 एग्जांपल लेते हैं कि टोटल वर्क डन इज होल कंप्लीट, दैट इज 1, राइट। सो हम लोग अगर कहते हैं P ऑफ A और प्लस P ऑफ नॉट A, ये भी क्लासिकल अप्रोच को डिफाइन करने का एक तरीका है, तो इसको हम लोग कहते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1। सो इससे ये आया। अब P ऑफ नॉट A को हम कैसे कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग P ऑफ A बार भी कहते हैं, P ऑफ A बार भी कहते हैं, और कहीं कहीं हम लोग इसको P ऑफ A का ट्रांसपोज भी कहते हैं, P ऑफ A का कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, और P ऑफ ऐसे साइन के साथ, ये बुलियन अलजेब्रा में हम लोग ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। ये सेट्स वगैरह में हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में A बार A का कॉम्प्लीमेंट वो यूज करते हैं, A का ट्रांसपोज हम लोग मैट्रिसेस चैप्टर है एक तरह से हम वहां पर भी यूज करते हैं ट्रांसपोज का, और सेट्स में भी करते हैं, प्रोबेबिलिटी में भी ऐसे करते हैं। तो जनरली प्रोबेबिलिटी में हम लोग ये A बार, और एक और चीज A का डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश मतलब नॉट A। तो जो नॉट A है उसको हम लोग ये सारे तरीके से लिख सकते हैं। अब कहीं पे कोई टीचर आपके साथ डिस्क्राइब करते हैं तो कोई एक चीज लिख दिए, अब दूसरी जगह आप कुछ पढ़ोगे तो कुछ और भी सिंबल आपको दिखे, तो आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी, अरे यहाँ पे क्या कह रहा है ये डैश क्या कर रहा है। फिर थोड़ी देर और देखोगे समझोगे तो आपको लगेगा अच्छा ये दोनों बातें सेम है। कोई टीचर मान लो डिस्क्राइब करते करते आपको एक साथ 2 बातें बता दी, मैं जितनी हो सकता वो सब बता दिया, सब बता देता हूं, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, क्योंकि हम लोग बहुत तरह के बुकों के कंसल्ट में होते हैं और लगातार रहते हैं, यही हमारा काम है। और बिल्कुल हायर लेवल को डील करना होता है, तो उनमें हम वेरियस टाइप के अप्रोच, कंसेप्ट्स, चीजें जानते हैं, ट्रिक्स हम लोग देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, बताते हैं। अलग अलग जो कोर्सेस होते हैं उनमें बिल्कुल बेहतरीन तरीके से अलग अलग राइटर उसको डिस्क्राइब करते हैं।
तो हमें बड़ा इंटरेस्ट बनता है, हम लोग उसको पढ़ते हैं, हमने उसको देखा है। तो अब वो कंबाइन हो गया है, अब वो सारी बातें कॉम्बिनेशंस माइंड में बैठ गया है कि इन सब के बारे में हम इतनी बातें हम निचोड़ बता सकते हैं स्टूडेंट को। तो यही चीजें हैं। तो हम लोग नोट ए को हम ऐसे लिखते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो ये अब यही चीजें अगर मैं कहूं कि एक डाइस को 3 टाइम अगर हम टॉस करें तो अगेन वही 6⁻3, तो 216। अब सॉरी, क्या ये 216 आउटकम्स हम लिख के दिखाएंगे? नहीं स्टूडेंट्स, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर कोई रिलेशन 3 टाइम्स का रहता है कि हर सेकेंड टाइम में 4 आ रहा है, तो हम उसको बिना 216 लिखे हुए बस अपने माइंड के कैलकुलेशंस आप भी लिख सकते हो। जैसे कोई क्वेश्चन आएगा वैसे मैं आपको बताऊंगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आपको कोई आउटकम्स कंप्लीट लिखने का नीड नहीं है, और आपको मैं बताऊंगा कि जो भी है ये 5 कह रहा है लास्ट में रहना चाहिए या सेकंड ड्रॉ में रहना चाहिए, तो उसको हम लोग आउटकम्स कैसे लिखेंगे, इन सारी बातों को मैं आपको बताऊंगा। खैर, तो अब एक डाइस, इफ ए डाइस थ्रोन n टाइम्स, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी को ये ऑलवेज हम कैपिटल P लिखेंगे। ये जो बार, ये कभी भी स्मॉल p से डिनोट नहीं करेंगे। स्मॉल p क्या होता है मैं आपको बताता हूं। स्मॉल p होता है सक्सेस, प्रोबेबिलिटी में ही हम यूज करेंगे। जब हम रैंडम वेरिएबल टॉपिक पे आएंगे, रैंडम वेरिएबल या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस या पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशंस पे, इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस पे जब हम आएंगे, या रैंडम वेरिएबल मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डिवीजन जब हम बताएंगे, तो वहां पे हम स्मॉल p और स्मॉल q, स्मॉल p होता है और स्मॉल q और r, ये 3 चीज के बारे में बताएंगे। p q r, p हमारा सक्सेस होता है, q हमारा फेल्योर होता है, p हमारा सक्सेस होता है, q हमारा फेल्योर होता है, और r होता है कंडीशन टू बी फाउंड। कंडीशन टू बी फाउंड, जो कंडीशन हमें निकालना है वो हम r के तौर पर यूज करते हैं, और बाइनोमियल या पॉइजन में हम इसका फॉर्मूले में यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीजें हो गए। तो यहां पे ऑलवेज प्रोबेबिलिटी का p कैपिटल होगा। तो इफ ए डाइस थ्रोन n टाइम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल टू 6⁻n। अब स्टूडेंट्स, आज मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं। बहुत सारी बातें आपको बतानी है, बहुत सारी बातें आप जानोगे, हमसे सीखोगे, और वीडियोस लंबी हो ही चुकी है, और इस तरह से आपको इंटरेस्ट कंप्लीट डेवलप हो। आप हर वीडियोस को अच्छा से बिल्कुल गो थ्रू करो, पढ़ो, समझो, ठीक है, तो आपको अच्छा लगेगा। इसीलिए अब मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं, और मैं फिर आगे कॉइन के, फिर आगे मैं आपको कार्ड्स के बारे में बताऊंगा, विथ और विदाउट रिप्लेसमेंट के बारे में, जो नेक्स्ट अभी हम जल्दी आपको वीडियो रिलीज करूंगा, डोंट वरी। आपका स्टार्ट करने में मेरे साइड से बहुत लेट हो गया, आई एम सो सॉरी। बहुत सारे अलग अलग वीडियो रिलीज कर रहा था, और इधर और भी कुछ एक वर्क में भी बिजी हो जाता हूं। तो अब मैं जल्दी जल्दी, आपका एग्जाम आने वाला है, मुझे मालूम है। एमबीए का भी बच्चों का इंफॉर्मेशन मेरे पास आता है, बीबीए का भी आता है, बीकॉम ऑनर्स के भी एक पेरेंट ने लिखा था। तो कोई बात नहीं स्टूडेंट, मैं आप लोग के लिए जल्दी जल्दी वीडियो डालूंगा। और बीबीए बीकॉम स्टूडेंट्स, आप गौर करो, ध्यान दो, आपके लिए मैं डिफरेंशिएशन जो यूनिट है सेकेंड और किसी किसी में थर्ड, वो डिफरेंशिएशन का 3 वीडियोस डाल चुका हूं, 3-4, आप उसको पढ़ो, बिल्कुल फायदामंद है। एक और क्लास में, एक और वीडियो में डिफरेंशिएशन शायद कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका एक पोर्शन फिनिश हो जाएगा। और इन बिटवीन मैंने स्टार्ट कर लिया, और बहुत चीजें हैं
इसलिए हर चीज़ें मैं जल्दी जल्दी 2-3 दिन के अंदर मैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो आपको रिलीज करूंगा। और उम्मीद है आप लोग को बिल्कुल बेहतर लगा होगा और अच्छा लगा होगा, तो आप बिल्कुल लाइक करो, सब्सक्राइब करो, तो उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और हमें भी अच्छा फील होता है आपके सिंसियरिटी से। तो आप अगर ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइब्ड हो तो कंटिन्यूअस देखना यूट, और फिर नहीं तो आप कहीं से भी, मैं हर जगह आपको दिख जाऊंगा। गूगल में चेक करोगे मेरा नाम मनोज कुमार राजहंस या राजहंस ट्यूटोरियल्स, तो आपको पहले पेज पे दिखूंगा मैं, ठीक है। तो इस तरह से यूट्यूब चैनल है स्टूडेंट राजहंस ट्यूटोरियल्स और व्हाट्सएप 9810843472, राइट। मेरे को आप मेल वगैरह से भी कंसल्ट कर सकते हो, manoj_rajans@hotmail.com, manoj.k.rajans68@gmail.com, और इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, कई जगह देख सकते हो। फेसबुक के फ्रेंड्स अगर मेरे अपने पर्सनल फ्रेंड्स मनोज राजहंस के नाम से है और प्रोफेशनल फ्रेंड्स राजहंस ट्यूटोरियल के नाम से है। तो एनीवे स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हम फिर मिलते हैं जल्दी ही।